हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। यदि आप भी सीटेट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस क्लास में हम सीडीपी यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट कराएंगे। इस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए और देखिए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए वाला ऑप्शन धैर्य और दृढ़ता, बी वाला ऑप्शन शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी वाला ऑप्शन अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता और डी वाला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। यानी कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। मॉक टेस्ट का सेकंड नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए, प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की परमिशन दे देता है। कुछ शिक्षार्थी इस कंडीशन में एक साथ बैठते हैं और कुछ आपस में चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक गार्जियन मीन्स एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? पहला वाला ऑप्शन है हमारा, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और डी वाला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमेशा आपको एक पॉजिटिव ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, नेगेटिव ऑप्शंस पे नहीं जाना है। इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़े होंगे और इसमें देखा जाए तो पॉजिटिव आंसर आपका बी वाला है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यही आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए, ए वाले ऑप्शन में है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनका अनुभाग बदल दें। ये नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ये भी नहीं होगा। और डी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? ए वाला ऑप्शन हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी वाला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी वाला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी वाला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। किस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? जल्दी से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से थिंकिंग कर लीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। ए वाला ऑप्शन साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी वाला ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से, सी वाला ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और डी वाला ऑप्शन है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है आप लोग बताइएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यही मन का मानचित्रण इसी से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज की क्लास का हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है।
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? पहला, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बी वाला ऑप्शन है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। और सी वाला ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। आगे चलते हैं, अगला वाला ऑप्शन हमारा है जो है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीटेट के कई एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्रिएटिविटी थिंकिंग का पोषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए वाला ऑप्शन प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी वाला ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी वाला है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। और डी वाला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो ए वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए दोस्तों जी, अवसर शब्द ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है सीटेट का। अगर ये कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी प्रश्न सीटेट के कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, इस मॉक टेस्ट में भी मिला देखने को। पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला वाला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी वाली आपका ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। तीसरी आपका ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस अवस्था में दोस्तों बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त का मतलब जो चीजें उसके सामने नहीं दिखाई देती हैं फिर भी जो है दोस्तों उसके बारे में वो चिंतन करता है बच्चा। तो ये आपका प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष या इससे ऊपर की अवस्था होती है। इसी में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा गया है कि सीखना समृद्ध हो सकता है। ए वाला ऑप्शन कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी वाला ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी वाला ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और डी वाला ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोच लीजिए, थिंकिंग कर लीजिए, चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए क्लास में जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो दोस्तों अंतःक्रिया शब्द हो गया आपका, चर्चा शब्द हो गया आपका, अवसर शब्द हो गया, ये सब सीटेड के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? प्रश्नों को दोस्तों आपको काफी ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान देना है पढ़ने में। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ए वाला ऑप्शन सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी वाला ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी वाला ऑप्शन है अनअधिगम
भी सीखने की प्रक्रिया है। और डी वाला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है, स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो दोस्तों जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ए वाला ऑप्शन के माता पिता और मित्रों द्वारा उचित दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी वाला ऑप्शन है के साथ क्लास में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि साथ क्लास में सामान्य रूप से बिहेवियर करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, बीच में दोस्तों कुछ प्रश्न आपकी गैपिंग हो गए हैं और हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। पहला पेवलोव को, बी वाला ऑप्शन कोहलबर्ग को, सी वाला ऑप्शन स्किनर को और डी वाला ऑप्शन है पियाजे को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीन पियाजे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बातें नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बातें करती है, यह दर्शाता है कि ए वाला ऑप्शन हमारा है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। क्या ऐसा है कि शिक्षक मांग करते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। बी वाला ऑप्शन हमारा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या ऐसा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी वाला ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और डी वाला ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यही वाला आपका ऑप्शन बेस्ट है, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। पहला सामाजिक दर्शन, दूसरा है मीडिया मनोविज्ञान और तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान और चौथा है शिक्षा समाजशास्त्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि सीटेट के कई एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मींस मोटिवेशन पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी वाला ऑप्शन शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी वाला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो रुचि दोस्तों ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, यदि किसी ऑप्शन में आ रहा है तो ये ऑप्शन दोस्तों सही हो सकता है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी सही ही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का, पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। पहला वाला ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी वाला ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया। सी वाला ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री और डी वाला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का, पूछा गया है कि निचली कक्षाओं में क्लासरूम में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला वाला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। बी वाला ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी वाला ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर और डी वाला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। निचली क्लासरूम में जो होते हैं उसमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का,
एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ए वाला ऑप्शन सीखने का प्रभाव नियम से, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या सीखने का तत्परता नियम से, या सीखने का सादृश्यता नियम से। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है पूछा गया है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार, सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर का। पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए वाला ऑप्शन विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बी वाला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, सी वाला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, और डी वाला ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न हमारा है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाना है तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, बी वाला ऑप्शन है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो दोस्तों विविध शब्द भी एक प्रकार का पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर ये किसी ऑप्शन में आ रहा है तो ये दोस्तों ऑप्शन ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगी कि आपका सही होगा, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी ये वाला भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। और सी वाला अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना ये भी नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों डिसऑर्डर विकार से एक प्रश्न दोस्तों हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पहला गणितीय विकार से, दूसरा वाला ऑप्शन है पठन विकार से, और सी वाला ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विकास से, और चौथा है मानसिक विकास से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आप लोग बताइएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पठन विकार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रोसेस ऑफ लर्निंग में माता पिता को, पेरेंट्स को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी की, या सहानुभूतिपूर्ण की, या तटस्थ की, या नकारात्मक की। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्रोन्मुखी की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर का, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब यह निरंतर चलती रहेगी, इसलिए यह निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने। पहला वाला ऑप्शन है पेवलोव ने, बी वाला ऑप्शन है जीन पियाजे ने, सी वाला ऑप्शन है वाइगोस्की ने, और डी वाला ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ए वाला ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, बी वाला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में, सी वाला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, और डी वाला ऑप्शन है किशोरावस्था में। आप लोग बताइएगा किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 29 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। अगली प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का
अंतिम प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए वाला ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, बी वाला ऑप्शन स्किनर द्वारा, सी वाला ऑप्शन पियाजे द्वारा और डी वाला ऑप्शन है कोलबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, आप लोग बताइएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन पियाजे द्वारा। तो आज की क्लास में दोस्तों सीडीपी बाल विकास की 30 प्रश्न आपके रहे। कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितना आपका स्कोर रहा, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को दोस्तों अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए।